हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2016 में आई सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर मूवी द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं आंड्रे ओवरडल, जो बना चुके हैं ट्रोल हंटर, स्केरी स्टोरीज टू टेल इन द डार्क और द लास्ट वॉयज ऑफ द डिमीटर। ये मूवी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और कंफ्यूजिंग है, स्पेशली इसकी एंडिंग। तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि सब कुछ अच्छे से डिकोड हो जाए और मूवी सेंस बनाने लगे। मूवी से जुड़े जो अनसुने फैक्ट्स हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। वैसे ये डिमांडेड वीडियो है जो सबसे ज्यादा लाइक किए गए कमेंट के बेसिस पर चूज की गई है। अगर आपकी भी कोई डिमांड है तो अगली बार जब मैं अनाउंस करूंगा तब आप भी कमेंट कर सकते हो। फिलहाल ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक क्राइम सीन पर, जहां एक घर के अंदर 3 लाशें मिली हैं। एक ओल्ड कपल की जो घर के ओनर थे और उनके नौकर की। तीनों की भयानक मौत हुई है, जिसमें गन, चाकू, हथौड़ा सब कुछ यूज हुआ है। लेकिन अजीब बात यह है कि ऐसा कोई साइन दिखाई नहीं दे रहा जिससे ये कहा जा सके कि कोई घर के अंदर आकर इन्हें मार कर गया। बल्कि ऐसे साइन जरूर हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये तीनों घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निकल नहीं पाए। ये सब देखकर शेरिफ बर्क पहले से परेशान था कि तभी उसे बुलाया गया नीचे बेसमेंट में, जहां की दीवारों पर खून ही खून दिखाई दे रहा था। खून देखकर उसे विचलित होना चाहिए था, लेकिन उसे किसी और रीजन से बुलाया गया। उसके होश उड़ गए चौथी लाश देखकर, एक यंग फीमेल की लाश जो आधी जमीन के अंदर बैरिड है। और हैरानी की बात यह है कि बेसमेंट के अंदर चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा है, फिर भी ये लाश एकदम क्लीन है। बाकी तीनों लाशों को अगर देखा जाए तो वो तीनों ही खून से सनी हुई है। कई सारे घाव भी हैं जिनसे उनकी डेथ का रीजन पता चल रहा है, लेकिन इस लाश के ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं है, जमीन के अंदर दफन होने के बावजूद भी। ना ही खून का एक धब्बा तक है। इस पूरे क्राइम सीन में ये फिट ही नहीं बैठ रही। घर के ओनर्स का भी इसके साथ कोई रिश्ता नहीं निकल रहा। बस इसी वजह से शेरिफ सोच में पड़ चुका है। उस लाश को नाम दिया गया जेन डो। जब किसी लाश की पहचान नहीं हो पाती तब उसे ये नाम दिया जाता है। मेल होता तो जॉन डो मिलता। इसके बाद हम आ जाते हैं लोकल मॉर्ग में, जिसे चलाता है टॉमी टिल्डन। ये मॉर्ग इसके घर के नीचे ही है, क्योंकि ये इनका पुश्तैनी काम है। दादा करते थे, फिर डैड, अब टॉमी कर रहा है और आगे इसका बेटा ऑस्टिन करेगा, जिसे ये सिखा रहा है। पर दिक्कत यह है कि ऑस्टिन बहुत जल्दी फैसले पर पहुंच जाता है। जैसे अभी ये एक आदमी की जली हुई बॉडी की ऑटोप्सी कर रहे हैं, यानी पोस्टमार्टम। और ऑस्टिन ने सीधा बोल दिया कि इसके फेफड़ों में धुआं भर गया था, इसलिए इसकी मौत हुई, जैसा कि सामने से दिखाई दे रहा है। लेकिन वो गलत था। टॉमी उसे दिखाता है कि उस आदमी के सर में फ्रैक्चर है, यानी किचन में काम करते करते उसका पैर फिसला और सर में अंदरूनी चोट आने से उसकी मौत हो गई। उसके बाद घर में आग फैली, लेकिन आग फैलने से पहले वो मर चुका था। ये इनका काम है, बारीकी से एग्जामिन करके डेथ की असली वजह पता लगाना, ना कि ऊपर से देखकर फैसला दे देना। अब जिस तरह ये दोनों लाश के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी चीर फाड़ कर रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, साथ ही साथ म्यूजिक सुन रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि डेड बॉडी चाहे कैसी भी हो, ये अनईजी नहीं होते। किसी मरे हुए के लिए बैड फील करें, वो इनका काम अलाउ ही नहीं करता। डेथ को लेकर ये असंवेदनशील हो चुके हैं, जिसका असर इनकी रेगुलर लाइफ पे भी पड़ता है। जैसे 2 साल पहले टॉमी की वाइफ की डेथ हो गई थी, उसके बारे में इन्होंने आज तक बात ही नहीं की, क्योंकि डेथ इनकी लाइफ का हिस्सा है। ऑस्टिन तो फिर भी थोड़ा जज्बाती है, लेकिन टॉमी बिल्कुल भी नहीं। कभी गलती से माँ का जिक्र छिड़ जाता है तो ऑस्टिन उम्मीद करता है कि डैड कुछ बोलेंगे, थोड़े सैड होंगे, कोई इमोशन दिखाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। टॉमी एकदम पत्थर बन चुका है। खैर आज का काम पूरा हुआ, इसलिए टॉमी बाहर चल दिया स्मोक करने। मॉर्ग से बाहर निकलने के 2 रास्ते हैं। एक लिफ्ट है जो ऊपर घर में ले जाती है, और एक बेसमेंट वाला दरवाजा है जो सीधा बाहर ले जाता है। टॉमी के जाते ही ऑस्टिन ने फटाफट लाश को ड्रॉर में रख दिया, क्योंकि इसे अपनी गर्लफ्रेंड एमा के साथ डेट पर जाना है। इनके पास स्टैनली नाम की एक बिल्ली भी है जो कि वेंट्स के अंदर घूमती रहती है। आज फिर एक चूहा पकड़ के ले आई, जिसे ऑस्टिन ने सीधा डस्टबिन में फेंक दिया। अब वो लाइट्स ऑफ करके जा ही रहा था कि तभी एमा खुद ही नीचे आ गई उसे सरप्राइज देने। वो जिद करने लगी कि मुझे लाशें देखनी है, लेकिन ऑस्टिन ने मना कर दिया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद अनदेखा नहीं कर सकते, इसलिए ना देखो तो ही बेहतर है। वो कहता है कि डैड गुस्सा करेंगे, लेकिन डैड ने तो हाँ कर दी। फिलहाल इनके पास 3 बॉडीज हैं। एक तो उस जले हुए आदमी की जो हमने देख ही ली, और एमा की वजह से बाकी
तो भी हम देख पाते हैं। एक फीमेल है जिसके मुंह और आंखों को सिल रखा है। उसे देखकर एमा कहती है कि ये नहीं, मुझे दूसरी वाली देखनी है। टॉमी ने एक चूज करने को बोला था, फिर भी ये चालाकी दिखा रही है। ऑस्टिन ने दूसरी बॉडी दिखा दी जिसके फेस में बड़ा सा होल था। देखने से तो यही लगता है कि इसने खुद अपने आप को गोली मारी होगी, लेकिन टॉमी कहता है कि गोली बाद में मारी गई, उससे पहले ये मर चुका था। एमा पूछती है कि ऐसा कोई क्यों करेगा, तो टॉमी कहता है क्यों का जवाब ढूंढना पुलिस का काम है, हमारा काम है मौत की वजह बताना, इससे ज्यादा नहीं। और यही तो ऑस्टिन की प्रॉब्लम है, अपना काम करने के बजाय क्यों का जवाब ढूंढने ये पहले लग जाता है। उस बॉडी के पैर में एक बेल बांधी हुई थी जिसे देखकर एमा फिर से सवाल पूछती है, तो जवाब में टॉमी बताता है कि पहले पता नहीं चल पाता था कि कोई इंसान मर चुका है या फिर कोमा में है, इसलिए पैर में बेल बांधी जाती थी ताकि अगर बॉडी में जरा भी हरकत हो तो बेल बच जाए और इंसान जिंदा दफन होने से बच सके। क्रीपी फैक्ट, वही बेल वाला मेथड ये आज भी अपनाता है क्योंकि ये पुराने तरीकों से ही काम करता है। हालांकि जब किसी इंसान के फेस के नाम पर कुछ बचा ही ना हो तो बेल बजने की संभावना तो मुझे दिखती नहीं। पता नहीं इसने क्यों बांधी। एमा उसका फेस देखना चाह रही थी, तभी टॉमी ने बेल बजा दी। अब नहीं आएगी दोबारा। दोनों वहां से निकल ही रहे थे कि तभी शेरिफ जेन डो की बॉडी लेकर आ गया। शेरिफ की शक्ल देखकर ऑस्टिन समझ चुका था कि मामला सीरियस है और टॉमी उसे कहता है कि तुम जाओ, मैं देख लूंगा, लेकिन ऑस्टिन का मन नहीं माना। उसने एमा को बोला कि तुम जाओ, 11 बजे वापस आना, फिर चलेंगे डेट पर। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें पता चलती है। ऑस्टिन पूरा दिन ऐसे दिखाता है जैसे ये पूरा मन लगाकर अपने डैड के साथ काम सीख रहा है, आगे यही स्मोक को संभालेगा, जबकि असल में ये इस काम को करना ही नहीं चाहता। ये इस टाउन से निकलना चाहता है, बल्कि निकल भी चुका होता अगर इसकी माँ की डेथ ना होती। कहीं डैड अकेले ना पड़ जाए इसलिए नहीं गया, और ना ही 2 साल से इतनी हिम्मत जुटा पाया कि डैड को सब कुछ सच सच बता दे। ये पुश्तैनी काम मुझे नहीं करना, नीचे मेरा दम घुटता है, मुझे बाहर निकलना है। फिर एमा को वापस भेजकर वो नीचे पहुंचा जहाँ पर शेरिफ टॉमी से बात कर रहा था। अजीब बात यह है कि जेन डो के आते ही स्टैनली गुर्राने लगी। टॉमी को उसे बाहर भेजना पड़ा। फिर शेरिफ बताता है कि ना तो इस लड़की की आईडी मिली है और ना ही इसके फिंगरप्रिंट्स किसी से मैच हो रहे हैं। ये कौन है, कहाँ की है, कोई नहीं जानता। शेरिफ की थ्योरी ये है कि उस नौकर ने जेन को मारा होगा, फिर जब उसे बेसमेंट के अंदर दफना रहा होगा तभी घर के ओनर्स आ गए होंगे, फिर वहां से मामला बिगड़ा होगा जिसमें तीनों मारे गए। ये कहानी ये मीडिया वालों को बेचेगा, लेकिन इसके लिए चाहिए जेन की मौत का कारण, आखिर उसे मारा कैसे। फिर क्यों का जवाब ये खुद जोड़ लेगा। वो टॉमी को सुबह तक का टाइम देकर चला जाता है और उसके जाते ही दोनों काम पर लग गए कि ये तो चुटकियों का खेल है, ऐसा उन्हें लग रहा था। तो यहाँ पर कैमरा ऑन करके स्टार्ट होती है ऑटोप्सी ऑफ जेन डो। रेडियो भी ऑन था जिसमें न्यूज चल रही थी कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम काफी अच्छा रहने वाला है। ऑटोप्सी स्टार्ट होती है बॉडी की बाहरी जांच से, जिसने बाप बेटे को हैरान करके छोड़ दिया था। बॉडी एकदम साफ सुथरी थी, कोई चोट का निशान नहीं, कोई दाग नहीं, यानी ब्लीडिंग तो नहीं हुई। फिर जब आंखें खोलकर देखी तो आंखें मिली धुंधली, जिसका मतलब है कि मौत कई दिन पहले हुई थी, लेकिन ना तो हाथ पैर अकड़े हुए हैं और नसों के अंदर खून भी बह रहा है, जिसका मतलब है कि मौत अभी कुछ ही देर पहले हुई है। यानी आधी बॉडी कुछ बता रही है और आधी कुछ। ऐसे तो मौत की टाइमिंग बता पाना नामुमकिन है। इसके अलावा बॉडी में और भी कई राज हैं, जैसे कमर बहुत छोटी है जो बाकी बॉडी फ्रेम के साथ फिट नहीं बैठ रही, मानो ये कॉर्सेट पहनती हो, वो भी काफी लंबे टाइम से। लेकिन वो तो सालों पुरानी बात हो गई ना, अब तो कोई नहीं पहनता। इसके अलावा रिस्ट और एंकल की हड्डियां टूटी पड़ी हैं, यानी कलाई और टखनों की हड्डियों का चूरा हो रखा है, लेकिन बाहर कोई निशान तक नहीं। नाखून और बालों के अंदर पीठ भरी पड़ी है जो पत्तों के सड़ने से बनती है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पीठ के अंदर दबी पड़ी थी। टॉमी कहता है कि नेचुरली ये पाई जाती है नॉर्थ के ग्राउंड्स में, यानी न्यू इंग्लैंड की साइड, यहाँ आसपास नहीं पाई जाती। इसके बाद वो फेस को चेक करने लगे तो मुंह खोलते ही दोनों दंग रह गए, क्योंकि उसकी जीभ बुरी तरह काट कर निकाल रखी थी। ये देखकर टॉमी कहता है कि शायद ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। इसकी एंकल और रिस्ट को कस के बांध दिया होगा जिससे वो टूट गई, और जीभ को काट दिया होगा ताकि ये बोल ना पाए। ऐसे 2 सिमिलर केस ये 15 साल पहले देख चुका है। अब आप देखो कि जेन की हालत देखकर ये ऐसा भटका कि अपना रोल खुद ही भूल गया, कैसे की तलाश में क्यू पर आ गया, जो कि इसका काम है ही नहीं। लेकिन जेन की हालत ही कुछ ऐसी है, बाहर से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एकदम पीस में है, बड़ी शांत मौत मरी होगी। लेकिन जब एग्जामिन करना शुरू किया तो दिल दहला देने वाली परतें खुलने लगी। पता चला कि उसके साथ तो दरिंदगी बहुत हुई है। जितना अंदर घुसते जा रहे हैं उतना ही उसके दर्द का एहसास भी हो रहा है। ऑस्टिन उसकी जीभ की फोटो ले रहा था कि तभी वो देखता है कि जेन की नाक हिल रही थी। देखते देखते नाक में से खून निकलने लगा और फिर बाहर निकली एक मक्खी जो हीटर से टकराकर मर गई। टॉमी देखता है कि जेन का एक दांत भी निकाला हुआ है। मुंह के अंदर और करीब से देखता है तो
अंदर उसे एक पुराना सा धागा मिलता है जिसे वो बैग में रख देते हैं लैब भेजने के लिए। यहाँ पर हम सुन पाते हैं कि बाहर बिजली कड़क रही है, भारी तूफान आने वाला है, जबकि रेडियो पर बताया गया था कि मौसम कई दिनों तक साफ रहेगा। फिर जेन के मुंह को बंद करके टॉमी देखता है कि उसकी वजाइना के अंदर ढेर सारे कट्स लगे हुए थे, अंदर से बुरी तरह चीर रखा था। किसी ने जानबूझ के बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। ये सब देखकर ऑस्टिन फिर से नतीजे पर पहुंच गया। तब टॉमी उसे समझाता है कि अभी तो बस बाहर से एग्जामिन किया है, अंदरूनी जांच अभी बाकी है, उससे पहले नतीजे पर मत पहुंचो। अब आता है अगला स्टेप, चीरफाड़। और जैसे ही टॉमी ने अपना टूल उठाया, तूफान और तेज हो गया, लाइट्स फ्लिकर करने लगी और रेडियो में भी दिक्कत आ गई। उसमें किसी लेडी की चीख सुनाई दी। फिर अपने आप एक गाना प्ले होने लगा, ओपन अप योर हार्ट एंड लेट द सन शाइन इन। ऑस्टिन ने चैनल चेंज कर दिया। फिर जैसे ही टॉमी ने जेन की बॉडी पर बड़ा सा कट लगाया, अंदर से ढेर सारा खून निकलकर बहने लगा। ऐसा होते हुए टॉमी ने पहले भी देखा है, लेकिन फ्रेश बॉडी में जिसके अंदर प्रेशर बन रहा हो। अब लगे हाथ ऑस्टिन ने जेन का खून कलेक्ट करके फ्रीजर में रख दिया, लेकिन कुछ देर बाद ये सारा खून अपने आप बहकर फ्रीजर से बाहर निकल आया, जैसे बॉडी में से निकला था। फिर टॉमी ने जेन का रिब केज तोड़कर बाहर निकाला तो देखा कि उसके फेफड़े एकदम ब्लैक हुए पड़े थे, जैसे उसे जलाया गया हो, लेकिन बॉडी पर तो जलने का एक भी निशान नहीं है। ये ऐसा है जैसे दिमाग में गोली मिली है, लेकिन सर पे गोली का निशान ही नहीं। आगे और एग्जामिन किया तो देखा कि दिल पर ऐसे निशान थे जैसे उसे काटा गया हो, उस पे मार्क था। और ऐसे ढेरों निशान बाकी ऑर्गन्स पर भी थे, जिससे पता चलता है कि जेन को बेरहमी से स्टैब किया गया होगा। लेकिन सवाल फिर वही है कि चमड़ी तो एकदम साफ है, आउटर बॉडी पर कोई कट नहीं है। अंदर से बॉडी इतनी ज्यादा डैमेज्ड है, लेकिन बाहर से देखो तो एकदम क्लीन, जबकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अंदरूनी हालत को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि बाहर से इस बॉडी की हालत ऐसी होनी चाहिए थी कि ये पहचान में भी ना आती, लेकिन ऐसा नहीं है। और क्योंकि ऐसा नहीं है, इसलिए सवाल ये उठता है कि आउटर बॉडी को बिना कोई खरोच मारे कोई इंटरनली इतना डैमेज कैसे पहुंचा सकता है? ये पॉसिबल कैसे है? इसका जवाब नहीं मिल पा रहा। पर इतना तो क्लियर है कि जिसने भी जेन के साथ ये सब किया है, वो चाहता था कि जेन तड़प तड़प के मरे। बाप बेटे सोच में पड़ चुके थे कि तभी लाइट्स दोबारा फ्लिकर हुई और बाहर हॉल में से कुछ आवाज आई। ऑस्टिन चेक करने गया तो एक पल के लिए हॉलवे के मिरर में उसे एक अजीब सा फिगर दिखा। इसी बीच टॉमी अपने काम में लगा हुआ था कि तभी अचानक जेन की रिब से उसकी कलाई पर कट लग गया। इधर ऑस्टिन ऑफिस में पहुंचा, जहां के वेंट्स में से कुछ आवाजें आ रही थी। जब उसने चेक किया तो अंदर उसे कोई दिखाई दिया, जिस वजह से वो डर के मारे नीचे गिर पड़ा। शोर सुनकर टॉमी भी आ गया। तब ऑस्टिन ने दोबारा देखा तो वेंट के अंदर उसे मिली स्टैनली, जो बुरी तरह घायल थी। उसे काफी तकलीफ हो रही थी, इसलिए टॉमी ने खुद उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला, यानी उसकी सफरिंग एंड कर दी। फिर उसे क्रिमेशन मशीन में डालकर जला दिया। यहाँ पर हम देख पाए कि टॉमी उतना भी पत्थर दिल नहीं बना। स्टैनली की मौत से उसे दुख हो रहा है, क्योंकि वो उसकी वाइफ की निशानी थी। फिर भी ऑस्टिन के सामने ऐसा दिखा रहा है जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑस्टिन वापस बॉडी के पास जाता है तो एक मक्खी उस पे बैठी हुई थी, जो इसके आते ही उड़ गई। तभी अचानक से एक डेड बॉडी वाला ड्रॉअर अपने आप खुल गया, जिसका एक सीधा सा मतलब है, लेकिन ऑस्टिन ने उस पे ध्यान नहीं दिया। उसे बंद करके काम पे लग गए। अगला स्टेप था पेट की जांच। पेट को चीरा तो उसके अंदर से निकला जिम्सन वीड फ्लावर, एक पैरालाइजिंग एजेंट जो पाया जाता है न्यू इंग्लैंड में। और टॉमी ने बताया था कि पीठ भी उसी साइड मिलती है जो जेन के नाखून के अंदर है, यानी टॉर्चर करने से पहले जेन को ये फूल खिलाकर पैरालाइज किया गया था। रेडियो पर न्यूज सुनाई देती है कि तूफान काफी तेज हो चुका है और बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। ये सुनकर ऑस्टिन बोलता है कि बाकी काम सुबह कर लेंगे, लेकिन टॉमी नहीं माना। वो बोला कि तुम्हें जाना है तो जा सकते हो, मैंने तो एक बार जो काम शुरू कर दिया उसे खत्म किए बिना मैं नहीं हिलता। ऑस्टिन भी नहीं गया, क्योंकि अगर जाना होता तो एमा के साथ ही ना चला जाता। फिर पेट को और टटोला जाता है तो उसमें से निकलती है कपड़े की एक पोटली, जिसके अंदर था जेन का मिसिंग दांत, और जो धागा जेन के मुंह में फंसा हुआ था वो इसी पोटली का था। उस कपड़े के ऊपर रोमन नंबर्स लिखे हुए थे और बीच में एक अजीब सा डायग्राम भी था, जो किसी रिचुअल का सिंबल लग रहा है। ऑस्टिन ने सारी कड़ियां जोड़ी तो मामला कुछ ऐसा बना। सबसे पहले जेन के हाथ पैर बांधे गए या तोड़े गए, फिर जीभ काटी गई, फिर फूल खिलाकर पैरालाइज किया गया, फिर दांत निकाला, उस कपड़े में डाला और जबरदस्ती इसके मुंह में डालकर स्वेलो कराया। उसके बाद टॉर्चर किया, जो भी इंटरनल कट्स हैं, स्टैबिंग है, वो सब की गई। और जब इससे भी मन नहीं भरा तो इसे जिंदा जला दिया, जैसे कोई ह्यूमन सैक्रिफाइस होता है। इतनी तार तो जुड़ गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि फिर आउटर बॉडी सही सलामत कैसे है? शायद रिचुअल की वजह से। इसी बीच रेडियो पर लगातार वार्निंग दी जा रही थी कि टाउन में बाढ़ आने वाली है। अचानक से बोला जाता है कि तुम कहीं नहीं जाने वाले, और तभी फिर से वही गाना प्ले हो जाता है। One thing's for sure, you're not going anywhere. Mommy told me
something. अब तो ऑस्टिन भी घबरा रहा था, लेकिन टॉमी को पड़ी थी जेन की स्किन अनहार्म्ड कैसे है, इसका जवाब तो स्किन ही देगी। इसलिए टॉमी ने स्किन को चीर कर खोल दिया और जैसे ही खोला दोनों हक्के बक्के रह गए, क्योंकि स्किन की अंदरूनी साइड पर कुछ वैसी सिंबल्स बने हुए थे जैसे कपड़े पर। अब जो सबसे बड़ा सवाल था उससे भी बड़ा सवाल ये पैदा हो गया कि स्किन की अंदरूनी साइड पर ये सिंबल्स बनाए कैसे गए। दोनों की समझ जवाब दे चुकी थी, लेकिन अभी तो बस शुरुआत है। अचानक सारे बॉडीज वाले ड्रॉर्स अपने आप खुलने लगे और इससे पहले कि ये कुछ रिएक्ट कर पाते सारी लाइट्स ब्लास्ट हो गई। रूम के अंदर पूरी तरह अंधेरा छा गया, पावर थी नहीं। ऑस्टिन ने टॉर्च जलाकर देखा कि जेन के अलावा तीनों डेड बॉडीज गायब हैं। अब जाकर फाइनली टॉमी ने डिसाइड किया कि यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। अरे नहीं, फिनिश कर ले काम। जनरेटर ऑन हो चुका था, लेकिन अभी उतनी पावर नहीं थी कि लिफ्ट चल पाए, इसलिए वो दूसरे एग्जिट से बाहर निकलना चाह रहे थे, लेकिन ये भी नहीं हो पाया क्योंकि तूफान की वजह से एक पेड़ उस दरवाजे के ऊपर गिर चुका है, यानी दोनों नीचे ट्रैप हो चुके हैं। फोन में सिग्नल भी नहीं थे, इसलिए जल्दी से ऑफिस में जाकर लैंडलाइन का यूज किया। सीधा शेल्फ के पास फोन मिलाया, लेकिन उससे भी बात नहीं हो पाई, कनेक्शन कट गया। चारों तरफ सन्नाटा सा छा चुका था कि तभी उन्हें सुनाई देती है बेल की आवाज, जो ये लाशों के पैर में बांधते हैं। ऑस्टिन ने दरवाजे के नीचे से झांक कर देखा तो एक लाश सामने आकर खड़ी हो गई। वो दरवाजे को खोलना चाह रही थी तो इन दोनों ने जल्दी से दरवाजे को ब्लॉक कर दिया, तब जाकर वो रुकी। फिर टॉमी बाथरूम में गया तो वहाँ पर्दे के पीछे उसे एक परछाई दिखी, लेकिन पर्दा हटाया तो कोई भी नहीं। वो थोड़ा रिलैक्स हुआ ही था कि तभी किसी ने उसे अंदर खींच लिया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ऑस्टिन दरवाजा पीटता रहा और अंदर टॉमी की उठापटक चल रही थी। कौन कर रहा था वो तो हमें ठीक से दिखाया नहीं गया, बस हम इतना देख पाए कि उसकी आंखें भी धुंधली हैं, सेम जेन के जैसी। और मेन बात यह है कि ज्यादा कुछ उसने किया नहीं, खुद दरवाजा खोलकर वो गायब हो गया। ये दरवाजा भी खोल गया, साथ में ऑफिस का भी। इससे पता चलता है कि वो कोई लाश नहीं थी, वो कुछ और ही है जो बिना दिखे ट्रैवल कर पा रहा है। शायद वही फिगर है जो हॉलवे के मिरर में दिखाई दे रहा था, और उसने बस इन दोनों को इनकी औकात दिखाई कि दरवाजा ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा। अब टॉमी काफी चोटिल हो चुका था, तो उसे फर्स्ट एड देते हुए ऑस्टिन कहता है कि ये सब जेन कर रही है, वो सिर्फ एक लाश नहीं है बल्कि लाश से कुछ ज्यादा है। टॉमी कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं, तो जवाब में ऑस्टिन कहता है कि जो कुछ हमने बॉडी के अंदर देखा क्या वो पॉसिबल है, और जो कुछ हमारे साथ हो रहा है क्या वो पॉसिबल है। पॉसिबल वाली लाइन तो कब की मिट चुकी है, हमें बॉडी से छुटकारा पाना होगा, यानी उसे जलाना होगा। दोनों वापस बॉडी के पास पहुंचे तो देखा कि जो भी ऑर्गन्स बॉडी के अंदर से निकाले थे सारे के सारे सड़ चुके हैं। जब तक बॉडी के अंदर थे तब तक बचे हुए थे। अब दोनों जल्दी से उसे क्रेमेटोरियम रूम तक लेकर जाने लगे, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद होकर लॉक हो गया। ऑस्टिन ने कुल्हाड़ी मारकर तोड़ना चाहा, लेकिन कुल्हाड़ी मारते ही बाहर उसे दिखाई दी लाश, वही लेडी वाली जिसके आंख मुंह सिले हुए थे। अब और कोई चारा नहीं था, इसलिए ऑस्टिन ने डिसाइड किया कि बॉडी को यहीं पर जला देंगे। एक केमिकल छिड़क कर उसने बॉडी को आग लगा दी, पर देखते देखते वो आग अजीब तरह से भड़क कर पूरे रूम में फैल गई, और जो भी काम की चीजें थी वो सारी उसने लपेटे में ले ली, जैसे कैमरा, ऑटोप्सी की फोटोज, यानी कि सारे सबूत। याद है ना, जब इसका खून कलेक्ट करके फ्रीजर में रखा था तो वो भी सारा बह गया था, और जो ऑर्गन्स निकाले वो भी सारे सड़ गए। तो यानी इनके पास एक भी सबूत नहीं है अपनी बातों को प्रूव करने के लिए कि बॉडी के अंदर हमने ये देखा था। जब तक टॉमी ने आग बुझाई तब तक सारे सबूत राख हो चुके थे, पर एक चीज जो राख नहीं हुई वो थी जेन की बॉडी, जिसे राख करने के लिए आग लगाई ही थी। जलना तो दूर की बात, एक खरोच तक नहीं आई। ये स्किन नहीं, ये आर्मर है। ऑर्गन्स भी सारे सेफ थे इसके अंदर। अब बॉडी से तो छुटकारा मिला नहीं, लेकिन एक चीज अच्छी हो गई कि लिफ्ट चालू हो गई और दरवाजा भी अनलॉक हो गया। दोनों जल्दी से लिफ्ट तक पहुंचे, पर तभी बेल बजने लगी। वो लाश जिसके फेस में होल था वो इनके पास आ रही है। दोनों लिफ्ट के अंदर चले तो गए, लेकिन तभी वो दोबारा बंद हो गई और उसके दरवाजे भी बीच में ही अटक गए। लाश पास आती जा रही थी, इसलिए टॉमी ने हिम्मत दिखा दी। उसने सीधा लाश की गर्दन में कुल्हाड़ी दे मारी, लेकिन ऐसा करके वो बहुत ज्यादा पछताया, क्योंकि असल में वो लाश नहीं बल्कि एमा थी, जो डेट पर जाने के लिए आई थी। ऑस्टिन ने बोला था कि रात को आना, याद है ना। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि एमा ने चालाकी दिखाकर इसी सेकंड लाश को चूज किया था, तो उसी लाश के रूप में वो इन दोनों को दिखाई दी। अब दोनों बाप बेटे बिखर चुके थे कि तभी लिफ्ट फिर से चालू हो गई। टॉमी ऑस्टिन को लिफ्ट के अंदर ले गया, लेकिन जैसे ही दरवाजे बंद हुए वो दोबारा ठप हो गई, यानी अब ये लिफ्ट के अंदर फंस चुके हैं और टॉमी की बॉडी पर कुछ ज्यादा ही ब्रूसेस पड़ चुके हैं। लिफ्ट के अंदर बैठे बैठे पहली बार टॉमी ने ऑस्टिन से उसकी माँ के बारे में बात की। टॉमी उसे रे के नाम से बुलाता था, क्योंकि वो इसकी लाइफ में सनशाइन की रे थी। बाहर से वो इतनी ज्यादा ब्राइट और हैप्पी दिखाई देती थी कि इन्हें कभी पता नहीं चल पाया कि अंदर से वो कितनी ज्यादा उदास थी। उस चीज का टॉमी को आज भी पछतावा है। यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये कोई पत्थर नहीं है, सिर्फ बन के दिखाता है। इसी बीच जेन ने क्रिमेशन मशीन ऑन करके हर तरफ धुआं फैलाना स्टार्ट कर दिया था। ऑस्टिन के मन में ये सवाल है कि जेन ने अभी तक हमें मारा क्यों नहीं। वो इतना कुछ कर सकती है तो अगर हमें मारना चाहती तो कब का मार देती। जब हम उसकी चीर फाड़ कर रहे थे
तब भी वो हमें रोक रही थी, यानी वो नहीं चाहती कि हमें उसकी मौत का कारण पता चले। तो वही हमें पता लगाना होगा, शायद तभी हम उसे रोक पाएंगे। दोनों लिफ्ट से बाहर निकले तो धुएं के अंदर खो गए और इसी का फायदा उठाकर एक लाश ने टॉमी के ऊपर अटैक कर दिया। उसकी बॉडी पर कई सारे कट्स मार दिए, जिस वजह से वो नीचे गिर पड़ा और तभी सामने से आता हुआ दिखाई दिया वही अजीब सा फिगर, लेकिन पास आते आते गायब हो गया। फिर ऑस्टिन आया और टॉमी को उठाकर ऑटोप्सी वाले रूम में ले गया। दरवाजे को ब्लॉक करके वो अपने काम पर लग गए। जेन की खोपड़ी खोल दी तो ब्रेन उसका एकदम परफेक्ट निकला, जबकि बाकी ऑर्गन्स का बुरा हाल था। फिर ब्रेन का एक टिश्यू निकाल कर चेक किया तो दोनों की सांसें अटक गई, क्योंकि ब्रेन सेल्स एक्टिव थे, यानी बायोलॉजिकली जेन अब भी जिंदा है। मौत का कारण मिल ही नहीं सकता क्योंकि वो मरे ही नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसे चीर भी दिया, दिल भी निकाल दिया, पेट भी फाड़ दिया, फिर भी वो जिंदा है। एग्जामिनेशन तो यही बता रही है। तो इसका मतलब है कि जितनी भी चीर फाड़ इन्होंने की है वो सारी जेन ने फील की। स्किन चीर दी, रिब केज तोड़कर निकाल दी, खोपड़ी खोल दी, इस सब का दर्द वो फील कर पा रही है, इसलिए इन्हें रोक रही थी। वो मर के भी नहीं मरी, ये बात इन दोनों को हजम नहीं हो पा रही और किसी को भी नहीं होगी, इसलिए दोनों दिमाग लड़ाने लगे कि कोई जवाब मिले। और जवाब उन्हें मिला उसी कपड़े में जो जेन के पेट में से निकला था। उस पे लिखा हुआ था लेविटिकस 20:27, जो कि बाइबल का वर्स है। उसके मुताबिक जो कोई भी मुर्दों की स्पिरिट्स को कंसल्ट करता है उसे मार दो, क्योंकि वो विच है, यानी विचेस को कंडेम किया गया। उसमें कपड़े पर ईयर भी लिखा हुआ है 1693। बस इससे सब कुछ साफ हो गया। 1693 वही साल है जब सेलम विच ट्रायल्स हुए थे न्यू इंग्लैंड में, जहां पर पीट पाई जाती है और जिम्सन वीड प्लांट भी। समझ गए पूरा मामला? जेन को 1693 में मारा गया था विच होने का इल्जाम लगाकर, जैसे और भी कई जवान लड़कियों को मारा था। पर जेन के केस में अलग ये है कि इसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। जितनी ये सुंदर दिखती है उससे तो यही अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल भड़ास निकाली होगी। इसे पैरालाइज किया, इसके ऊपर कोई रिचुअल किया, वो कपड़ा मुंह में डालकर, फिर इसे बेरहमी से टॉर्चर किया गया और आखिर में जला दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम कर दी उस रिचुअल ने। एक इनोसेंट लड़की को विच बताकर उस पे जो रिचुअल किया गया उससे वो सच में एक विच बन गई, यानी अमर हो गई। गलती से ही सही, लेकिन रिचुअल से ये हो गया। रिचुअल शायद इसे क्लेंस करने के लिए था, या फिर शायद इसलिए था कि जब तक टॉर्चर पूरा ना हो ये जिंदा रहे। पर दिक्कत यह है कि ये आज तक भी उसी हाल में है जो हाल उन लोगों ने इसका किया था। पैरालाइज्ड है लेकिन जिंदा है और टॉर्चर इसका आज तक चल रहा है। ये जो चीर फाड़ हुई है ये भी तो टॉर्चर ही है। सारा दर्द ये फील कर रही है, बल्कि इन्होंने भी सेम टॉर्चर किया है, स्टैब किया है, चीर फाड़ की है और फिर जिंदा जला दिया। सेम हो गया ना? बस इसलिए ये इन दोनों को सीधे सीधे मार नहीं रही, बल्कि पहले अपनी सफरिंग का एहसास करा रही है। टॉमी की बॉडी देख लो। गड़बड़ ये हुई कि जब रिचुअल उल्टा पड़ गया तब इसने बदला लेना शुरू किया होगा। जिन लोगों ने इसकी ये हालत की उन्हें मारना शुरू किया होगा, पर जो लोग बच गए होंगे उन्होंने जान बचाने के लिए जितना दूर हो सके उतना दूर ले जाकर इसे जमीन में गाड़ दिया, उसी घर के नीचे जहां पर ये स्टार्टिंग में मिली थी। बेसमेंट में कोई काम चल रहा होगा, खुदाई में ये बाहर निकल आई, बस फिर जो भी इसके सामने आता है उसे ये सफर करा के मार देती है। पहले उन तीनों को मारा, अब ये फंस गए। इसका कोई स्पेसिफिक दुश्मन नहीं है, इसका मोटिव बस यही है कि सबको वही फील करवाना जो इसने फील किया। ये इसका रिचुअल है। जो भी रास्ते में आएगा उसके साथ यही होगा। ये तो आगे बढ़ती जाएगी, जैसे आगे बढ़ते बढ़ते उस घर के नीचे पहुंची थी और फिर वहां से यहाँ पहुंच गई। और इन दोनों की बात भी थोड़ी अलग है, क्योंकि इन्होंने वो देखा जो कोई और कभी नहीं देख पाया। जेन की सफरिंग के निशान इन्होंने उसे अंदर से देखा, इसलिए ये उसकी हालत समझ चुके हैं। और टॉमी को लगता है कि वो जेन की सफरिंग खत्म कर सकता है खुद को सैक्रिफाइस करके। उसने अपने आप को जेन के सामने ऑफर कर दिया ताकि वो ऑस्टिन को ना मारे। बस ऐसा करते ही लाइट्स दोबारा फ्लिकर हुई और तभी टॉमी तड़पने लगा। देखते देखते उसकी रिस्ट और एंकल्स अपने आप टूट गई, बॉडी के अंदर स्टैबिंग होने लगी, फेफड़ों में से धुआं निकलने लगा। और जैसे जैसे टॉमी के साथ ये सब हो रहा था वैसे वैसे जेन हील होती जा रही थी। उसका खून वापस बॉडी के अंदर चला गया, स्किन फिर से हील हो गई, रिस्ट और एंकल्स जुड़ गई, लंग्स फिर से ठीक हो गए। यानी अपनी सफरिंग उसने टॉमी को दे दी जिसे वो झेल नहीं पा रहा था। आखिर में टॉमी की आंखें जेन की तरह धुंधली हो गई और जेन की आंखें हो गई नॉर्मल, यानी वो पूरी तरह हील हो चुकी है। सारी तकलीफ उसने ट्रांसफर कर दी, लेकिन टॉमी एक मिनट भी उसे झेल नहीं पा रहा। वो एक चाकू उठाना चाह रहा था क्योंकि जीभ भी तो काटनी है, तभी तो रिचुअल पूरा होगा, लेकिन ऑस्टिन ने ये होने नहीं दिया। अपने डैड की ये हालत देखकर ऑस्टिन ने खुद ही स्टैब करके उसे मार डाला। रिचुअल पूरा हो ही नहीं पाया, टॉमी का सैक्रिफाइस वेस्ट हो गया। तभी लाइट भी आ गई, रेडियो भी नॉर्मल चलने लगा और बाहर से शेरिफ की आवाज आई। ऑस्टिन जल्दी से दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन वो अब भी नहीं खोल रहा था। शेरिफ बोल रहा था कि पेड़ को हटा दिया है, तब भी नहीं। ऑस्टिन पहले से परेशान था कि तभी शेरिफ भी वही रेडियो वाला गाना गाने लगा, ओपन अप योर हार्ट एंड लेट द सन शाइन इन।
तभी अचानक से टॉमी की लाश ऑस्टिन के सामने आ गई तो डर के मारे वो रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरा और गर्दन टूटने की वजह से मारा गया। फिर अगली सुबह जब पुलिस आई तो फिर से वैसा ही क्राइम सीन उनके सामने था। 3 लाशें जो क्राइम सीन में फिट हो रही हैं, लेकिन चौथी लाश एकदम साफ है। अंदर कोई आया नहीं, बल्कि ये तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो सेम टू सेम वही सब देखकर शेरिफ का बुरा हाल हो गया। उसने साफ बोल दिया कि लाश को यहाँ से निकालो, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी ले जाओ, बस मेरे एरिया से बाहर कर दो। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, जेन की लाश फिर से एकदम क्लीन है, कोई खरोच तक नहीं, और आंखें नॉर्मल नहीं बल्कि धुंधली हैं, जबकि टॉमी की आंखें धुंधली नहीं बल्कि नॉर्मल है। बाकी जो 3 लाशें थी वो ड्रॉस में ही रखी हैं और रूम की सारी लाइट्स सही सलामत है, कोई नहीं फूटी। लेकिन जो भी सबूत थे वो सारे जल चुके हैं। रेडियो में बताया जा रहा है कि आज सनशाइन का चौथा दिन है, यानी कि 4 दिन से धूप निकल रही है। इसका मतलब कि कल रात कोई तूफान आया ही नहीं। जेन की बॉडी को वैन में डालकर ले जाया जा रहा था कि तभी वैन के रेडियो में वही गाना चलने लगा और जेन के टो को हम हिलते हुए देख पाए बैल की साउंड के साथ। बस इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई, हमें अच्छी तरह कंफ्यूज करके। अब सवाल कई सारे हैं, पर मेन सवाल है कि मूवी में आखिर हुआ क्या। तो मूवी में जो कुछ हमने देखा उसमें कुछ चीजें रियलिटी में हो रही थी, लेकिन ज्यादातर चीजें हेलुसिनेशंस थी जो कि जेन कंट्रोल कर रही थी, यानी वो सब जेन की माया थी। इस पे हम बाद में आएंगे, पहले बात करते हैं मोटे मुद्दों पर, भारी सीन्स पर, जिनमें सबसे ऊपर वो सीन आता है जब जेन की स्किन चीर कर निकाली गई और स्किन के अंदर सिंबल्स बने मिले। तो सिंबल अंदर बने कैसे? जिन लोगों ने उसे टॉर्चर किया था उन लोगों ने बनाए होंगे, या फिर रिचुअल के बाद अपने आप बन गए होंगे, क्योंकि फिर तो वो बॉडी अमर हो चुकी थी और स्किन उसका आर्मर था। कितनी भी डैमेज कर लो वो अपने आप रिपेयर हो जाती है। वैसे टॉमी की बॉडी पर जो ब्रूसेस बने थे वो भी कुछ उन्हीं सिंबल्स की तरह लग रहे थे, और टॉमी को तो जानबूझ के सफर कराया जा रहा था। कहीं पसली से रिस्ट पे कट लग गया, कहीं ब्रूसेस मार दिए, कहीं कट्स मार दिए। ये सब इसलिए क्योंकि जेन को पता था कि टॉमी ज्यादा भावुक है, जबकि दिखाता वो खुद को पत्थर था। फिर भी जेन को पता लग गया था कि ये अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देगा। जेन ने ये कैसे पता लगाया? उसकी बिल्ली को घायल करके। बिल्ली को सफरिंग से आजाद टॉमी ने किया, फिर उसे जलाने के बाद वही ज्यादा इमोशनल हुआ। वहां से जेन को पता चल गया था, फिर उसने टॉमी को ही घेरा। एक बात ये भी है कि टॉमी ने सारी चीर फाड़ की थी, यानी उसी ने जेन को सारी तकलीफ दी थी, इसलिए जेन उसे भी तकलीफ दिए जा रही थी। और जेन सारा दर्द फील कर पा रही है, ये बताने के लिए हमें बार बार उसका फेस दिखाया जा रहा था। जब भी टॉमी किसी ऑर्गन को निकालता हमें जेन का फेस दिखाया जाता। जैसे जब रिब केज को तोड़कर निकाल रहा था तो जेन का फेस कुछ ऐसा दिखाया गया था। आपने भी पकड़ लिया होगा। अभी तक मैंने जो भी मोटे मुद्दे बताए, अगर आपने भी यही सब सोचा था या फिर इन सब बातों पे आपने यकीन कर लिया तो आपने मूवी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दी। आपने वही किया जो करने के लिए मूवी ने साफ साफ मना किया, वो भी कई बार। ऊपर ऊपर से देखकर नतीजे पर नहीं पहुंचना, वही कर दिया ना। असल बात यह है कि ऑटोप्सी हुई ही नहीं, जेन की बॉडी पर एक कट तक नहीं लगा, तो स्किन के अंदर सिंबल वाला पूरा सीन इनवैलिड हो गया। वो सब कुछ हेलुसिनेशंस थी जो जेन दिखा रही थी उन दोनों को। इसके सबूत मूवी के अंदर भरे पड़े हैं, लेकिन वो थोड़े बारीक हैं, इसलिए उन पे ध्यान नहीं दिया, और जो मोटा मोटा दिखा उसे जोड़कर नतीजे पर आ गई। हेलुसिनेशंस तो शायद तभी से स्टार्ट हो गए थे जब जेन की नाक में से मक्खी निकली थी, वो भी भ्रम ही था। पर असली खेल तब शुरू हुआ था जब टॉमी ने चीर फाड़ करने के लिए टूल उठाया था। तूफान की आवाज आई थी, रेडियो पर गाना चला था, लड़की की चीख थी रेडियो में, और लाइट्स फ्लिकर हुई थी। उसके बाद जो भी चीर फाड़ हमने देखी वो कभी हुई ही नहीं। आखिर में जेन की बॉडी देखी थी हमने। जो कुछ भी वो दोनों कर रहे थे या देख रहे थे वो सब जेन उन्हें दिखा रही थी। जब भी लाइट्स फ्लिकर होती रियलिटी बैंड हो जाती। उस बीच टाइम भी ठीक से काम नहीं करता। इसका सबूत है ऑटोप्सी रूम में लगी घड़ी। ऑटोप्सी स्टार्ट हुई थी 9:15 बजे जब कैमरा स्टार्ट हुआ था। बाहरी जांच हुई, फिर अंदरूनी जांच जब शुरू हुई थी तब टाइम हो रहा था 10 बजने में 5 मिनट। बाहरी जांच में 1 घंटे से ज्यादा लग गया, जबकि ऐसा कुछ किया भी नहीं था। फिर जब अंदरूनी जांच की पहली स्टेज पूरी हो गई, यानी फेफड़े देख लिए, दिल निकाल कर देख लिया, तब भी टाइम यही हो रहा था 10 बजने में 5 मिनट। टाइम हिला ही नहीं। अभी हैरान मत होना, क्योंकि इसके बाद जब बिल्ली मिली थी वेंट में, फिर उसे जलाकर जब वापस आए थे तब टाइम हो रहा था 9:45। टाइम पीछे चला गया, और इतना ही नहीं, जब आते ही फौरन काम पर लग गए तो टाइम हो गया 10:30। कुछ इस तरह टाइम भी हमें बैंड होता दिखाई दिया। इससे साफ हो जाता है कि जो कुछ भी हमने ऑटोप्सी के दौरान देखा वो कभी हुआ ही नहीं। सब कुछ उन दोनों का वहम था। ना कोई तूफान आया, ना कोई पेड़ गिरा, ना कोई लिफ्ट बंद हुई, ना कोई लाशें चली, ना कोई लाइट्स ब्लास्ट हुई, और ना ही टॉमी की बॉडी के बदले जेन की बॉडी हील हुई।
हुई वो हमने लास्ट में देख ही लिया था। जेन की आंखें धुंधली थी और टॉमी की नॉर्मल। वो सब भी जेन की माया थी। एक्यूरेट टाइम बस मैं आपको एक ही बता सकता हूँ, जब एमा मरी थी तब 11 के आसपास टाइम हो रहा होगा, क्योंकि ऑस्टिन ने उसे 11 बजे बुलाया था। खैर अब असली सवाल यह है कि जेन ने उन दोनों को माया जाल में क्यों फंसाया, यानी इतनी सारी चीजें क्यों दिखाई, क्योंकि उन्हें मारना था और जेन अपने हाथों से किसी को मार नहीं सकती, तो वो ऐसे लोगों को माया में फंसाकर उनके खुद के हाथों से उन्हें मरवा दिया। जेन ने थोड़ी ना किसी को मारा, एमा को टॉमी ने मारा, टॉमी को ऑस्टिन ने मारा और फिर ऑस्टिन बेचारा खुद ही गिरकर मर गया। और ध्यान रहे कि गिरते ही उसका माया जाल टूट गया था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मरने से पहले वो खून से लथपथ था, फेस पर भी खून ही खून था, लेकिन मरने के बाद एकदम साफ सुथरा, खून का एक धब्बा तक नहीं, क्योंकि असल में कभी था ही नहीं। वो इल्यूजन था जिसमें हम भी फंसे हुए थे। जेन ने बस उन्हें फंसाया, चीजें दिखाकर ऐसे हालात बना दिए कि उन्हें एक दूसरे को मारना पड़ा, यहाँ तक कि बिल्ली को भी। वो भी कोई घायल नहीं थी, बस उन्हें दिख रही थी तो उन्होंने मारकर जला दी। ऐसा ही उन तीनों के साथ हुआ था जिनका क्राइम सीन हमने स्टार्टिंग में देखा था। अगर उनकी स्टोरी पर मूवी बनती तो टाइटल में ऑटोप्सी की जगह डिगिंग हो जाता। उन्हें भी कुछ ना कुछ दिखाया ही होगा जेन ने, जो ऐसे हालात बने, बस इनके केस में ऑटोप्सी है। तो मूवी के अंदर जो कुछ भी आपने देखा उसे भूल जाओ। भारी भारी सीन्स देख के जितने भी सवाल आपके मन में उठे वो सारे इनवैलिड हैं। कहानी बस इतनी सी है कि जेन की बॉडी उनके पास पहुंची, फिर जेन ने उन्हें मायाजाल में फंसाकर उन्हीं के हाथों उन्हें मरवा दिया। बस यही है। जेन कब मरी थी, क्या उसे सच में टॉर्चर किया गया था, क्या सच में कोई रिचुअल हुआ था, ये सब सच हो भी सकता है और नहीं भी। क्या पता जेन ने अपनी असली हालत दिखा दी हो, मायाजाल में ही सही, क्या पता अपनी असली कहानी कन्वे की हो, ये हो सकता है। अब मैंने आपको सबसे ऊपरी लेयर जोड़ के बता दी, यानी मोटे मुद्दे जो मैटर ही नहीं करते, उनसे मूवी को इंसाफ नहीं दिया जा सकता। फिर मेन मैटर भी बता दिया, जो कुछ असल में हुआ उससे मूवी जस्टिफाई हो गई, इसके साथ इंसाफ हो गया। मूवी में जो डिटेल्स थी उन पे ध्यान देकर हमने अंदर की लेयर पता लगा ली, लेकिन अभी फाइनल स्टेज बाकी है। हम भी दिमाग जिंदा कर लेते हैं थोड़ा। सबसे ज्यादा छुपी हुई जो डिटेल थी उसे देखते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि जेन की बॉडी मैटर ही नहीं करती। हालांकि पूरी मूवी में सबसे मेन वही है, चाहे टाइटल हो, पोस्टर हो या कुल मिला के पूरी फिल्म क्यों ना हो, फिर भी वो मेन नहीं है। मेन है असली जेन डो, वो अजीब सा ब्लैक फिगर जो बस 2-3 सीन्स में सेकंड्स के लिए दिखाई दिया, जो हॉलवे के मिरर में दिखा था, जिसने टॉमी के ऊपर बाथरूम में अटैक किया था। वो पूरा फिगर जला हुआ दिखाई दे रहा था और उसकी आंखें भी जेन के जैसी धुंधली थी, यानी असली मास्टर वही था। अब हो सकता है कि वो जेन की आत्मा हो जो रिचुअल की वजह से बॉडी के साथ साथ भटक रही है, और जेन की बॉडी सिर्फ एक वेसल है, एक खोखला बर्तन जो सिर्फ दिखाने के लिए है। असली काम वो आत्मा करती है, जो कि हमने देखा भी। बॉडी कर्स्ड है लेकिन साथ में आत्मा भी, या फिर वो कोई डीमन भी हो सकता है जिसने जेन की बॉडी क्लेम कर रखी है रिचुअल के चलते। लेकिन जब एंकल और रिस्ट टूटी हुई है, बॉडी चल ही नहीं सकती, तो ऐसी बॉडी का वो करेगा क्या? उसे फिक्स करेगा। इसके लिए उसने टॉमी को मार्क किया था बाथरूम में। वो ब्रूजेस नहीं बल्कि मार्क था। उसे कोई ऐसा चाहिए था जो विलिंगली खुद को सैक्रिफाइस कर दे, और ऐसा टॉमी ने कर भी दिया था, लेकिन सैक्रिफाइस पूरा हो नहीं पाया। तो अब वो फिर से किसी ऐसे इंसान की तलाश करेगा, चाहे डीमन हो या जेन डो की आत्मा हो, ये मोटिव फिट बैठता है। बॉडी सही हो गई तो लोगों को अपने हाथों से मार पाएगी, और क्या पता अगर उसके लिए कोई खुद को सैक्रिफाइस कर दे तो उसे मुक्ति मिल जाए, ये भी तो हो सकता है। तभी वो बार बार वो गाना प्ले कर रही थी, ओपन अप योर हार्ट एंड लेट द सनशाइन इन। तो जेन डो की असली ऑटोप्सी अब हुई है। हालांकि इस गाने का इशारा टॉमी की वाइफ की तरफ भी था, रे, सनशाइन, ओपन अप योर हार्ट, लिफ्ट के अंदर कर दिया था ओपन हार्ट। ऐसे ही कई और मेटाफर मूवी में दिए हैं कि जैसा कोई बाहर से देखता है जरूरी नहीं अंदर से भी वैसा ही हो। जैसे टॉमी बाहर से पत्थर और अंदर से भावुक, सिगरेट पीने बाहर निकला था वही आखिरी बार हो गया। ऑस्टिन बाहर से ऐसे दिखाता जैसे बड़ा एंजॉय करता है इस काम को, लेकिन अंदर से नफरत करता था। जिस जगह से बाहर निकलना चाहता था उसी के अंदर आखिरी सांस ली, जबकि उसे मौका मिला था निकलने का, पर वो रुक गया था। ओपन अप योर हार्ट उसके ऊपर भी जाता है, पहले ही बता देता अपने डैड को कि मुझे ये काम नहीं करना। फिर है टॉमी की वाइफ जो बाहर से हैप्पी थी और अंदर से सैड, और सबसे बड़ा एग्जांपल है जेन डो की बॉडी, बाहर से एकदम क्लीन और अंदर से पूरी तरह डैमेज्ड। किसी की कहानी क्या है कोई बता नहीं सकता। फिर सबसे बड़ा मैसेज जो मूवी ने बार बार दिया कि सीधा नतीजे पर मत पहुंचो। भाई इस वीडियो ने मेरी जान निकाल दी, लेकिन मैं और भी कुछ कहना चाहूंगा। ये मूवी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। फर्स्ट हाफ में मिस्ट्री थ्रिलर थी, एक के बाद एक सवाल सामने आते जा रहे थे और मूवी ने एकदम कैद कर लिया था हमें। हम भी आखिरी बार टॉमी के साथ ही बाहर निकले थे जब वो सिगरेट पीने निकला था, उसके बाद हम भी नीचे ट्रैप हो गए थे। फर्स्ट हाफ ने बहुत ज्यादा एक्साइट किया और फिर आया सेकंड हाफ, सुपर नेचुरल हॉरर, जिसमें सारे स्केयर आए, लाशों का चलना, पैरानॉर्मल चीजें होना, और ये सब उतना खास नहीं था। सच बताऊं तो मूवी अचानक से नीचे गिर गई, एकदम से थीम टोन सब कुछ बदल गया। अगर इन दोनों हाफ्स को कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट हाफ सुपीरियर है, आप सब भी एग्री करोगे। मूवी में रियलिटी क्या थी और इल्यूजन क्या था वो पता लगा पाना मुश्किल है, लेकिन एंडिंग में काफी कुछ क्लियर हो जाता है। जैसे बिल्ली को जला दिया वो रियलिटी थी, ऑटोप्सी रूम में आग लगाई
आई वो रियलिटी थी जिसमें कैमरा और फोटोज जल गई, लेकिन उस रियलिटी में थोड़ा इल्यूशन भी था। आग उतनी बड़ी नहीं थी जितनी दिखी, बल्कि जेन की बॉडी पर आग थी नहीं। ये सब आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ता है, वरना मूवी कंफ्यूजिंग ही बनी रहती है। जानबूझकर मूवी को ऐसा बनाया गया है कि एक जवाब ढूंढो तो 2 सवाल खड़े हो जाएं। ऐसे मूवी की लाइफ ज्यादा हो जाती है। बाहुबली ने एक सवाल छोड़ा था, जब तक जवाब नहीं मिला हाइप बनी रही थी। इसका एंड सीन भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, जिसमें जेन ने अपना टो हिलाया था, वो भी इल्यूजन था ड्राइवर का। बेल की आवाज कहां से आई जब जेन के पैर में बेल थी नहीं, और एंकल तो टूटी पड़ी थी ना। आगे अगर आप अब भी कंफ्यूज हो या किसी सीन को लेकर परेशान हो तो कमेंट करके बता सकते हो। आपस में थोड़ा और विचार विमर्श हो जाएगा तो और बेहतर होगा। फिलहाल बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $4 मिलियन और कमाए थे इसने $6 मिलियन। जेन डो का रोल किया ऑल वन कैथरीन कैली ने। हालांकि बिना कपड़ों की लाश के लिए एक डमी भी यूज किया जा सकता था, क्योंकि पूरी मूवी में कुछ करना ही नहीं था, हिलना तक नहीं था। फिर भी आंड्रे ने एक रियल एक्ट्रेस को चूज किया ताकि ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट कर पाए। आंड्रे का कहना है कि मूवी के अंदर सबसे मुश्किल रोल कैथरीन का ही था, और उन्होंने ये भी बताया कि सेट पर कैथरीन ने ही बाकी सबको कंफर्टेबल करके रखा, जबकि खुद कैथरीन के लिए ये कोई कंफर्टेबल काम नहीं था। कैथरीन ने डेली 8 घंटे बिना कपड़ों के एक टेबल पर लेटकर बिताए पूरे 5 हफ्तों तक। पहले तो उन्हें भी डाउट था कि मैं ये कैसे कर पाऊंगी बिना कपड़ों के आदमियों से भरे हुए रूम में, लेकिन इसमें काम आया उनका मॉडलिंग एक्सपीरियंस। इस रोल के लिए सबसे पहला इंटरव्यू कैथरीन का ही हुआ था, और बस तभी आंड्रे ने तय कर लिया था कि ये रोल उन्हें मिलेगा। रोल मिलने में एक मेजर फैक्टर योगा भी था। कैथरीन योगा जानती थी, जिस वजह से वो अपनी बॉडी और सांसों को काबू में रख पाई, जैसा कि मूवी में दिखता भी है। शायद अगर कोई और होता तो अनईजी दिखता। आंड्रे एक नॉर्वेजियन डायरेक्टर हैं। ये उनकी पहली इंग्लिश लैंग्वेज वाली फिल्म थी, और हॉरर मूवी बनाने के लिए वो इंस्पायर हुए थे कॉन्जरिंग देखकर। उन्हें एक असली हॉरर स्क्रिप्ट चाहिए थी, जो कि मिल गई और मूवी बन गई। स्टीफन किंग ने भी इस मूवी की तारीफ की थी। ओरिजिनली टॉमी का रोल मिला था मार्टिन शीन को, लेकिन उनके पास डेट्स नहीं थी, इसलिए बाहर निकल गए। तब उन्हें रिप्लेस किया ब्रायन कॉक्स ने। जो गाना रेडियो पर सुनाई दे रहा था, ओपन अप योर हार्ट, उसे परफॉर्म किया था काउबॉय चर्च संडे स्कूल ने। स्टैनली बिल्ली का असली नाम है सिडनी। आंड्रे का फेवरेट सीन वो है जब लिफ्ट के अंदर मदर की डेथ के बारे में बातचीत होती है। दोनों एक्टर्स ने जो परफॉर्मेंस दी उसने सीन को खास बना दिया, और जिस सीन के लिए वो सबसे ज्यादा प्राउड है वो है जेन की स्किन के अंदर जो सिंबल्स बने हुए दिखाए, उनके रिवील का बिल्डअप। ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। उम्मीद करता हूँ इस डिमांडेड वीडियो ने आपको सेटिस्फाई किया होगा। अगर हाँ तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके फीडबैक भी जरूर देना। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके फोन में अलग ही चमके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। बाकी अगली डिमांड भी मैं जल्दी लूंगा, तो बस कमेंट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।